हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजिक्स। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। कई दिनों से वाला लेक्चर मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन आज हम इस चैप्टर को पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे और आप इस चैप्टर को लेके बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिएगा। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है सीलिया एंड फ्लैजेला। अब जब मैंने बनाया था आपके लिए प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने आपको बता दिया था कि ये दोनों दिखते कैसे हैं ना। फिर भी अगर किसी को नहीं याद है या फिर कोई भूल चुका है या फिर नहीं देखा हुआ वाला लेक्चर तो मैं एक बार बता देती हूँ। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है अंदर वाला। इससे जो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं बाहर, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम लोग बोलते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इनको हम लोग बोलते हैं सीलिया। और अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर निकला हुआ आपको दिखे जिसमें एक हुक, एक बेसल बॉडी और एक फिलामेंट हो तो वो है हमारा क्या, फ्लैजेला। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि सीलिया आर ऑलवेज मोर इन नंबर कंपेयर टू फ्लैजेला। लेस इन नंबर, ठीक है। सीलिया और फ्लैजेला की अगर हम बात करें तो सीलिया हमेशा ज्यादा नंबर में होगा और फ्लैजेला हमारा हमेशा कम नंबर में होगा। अब एक और चीज यहाँ पे देख लीजिए कि सीलिया जो है, चलिए पहले फ्लैजेला की बात करते हैं। फ्लैजेला का जो मेन काम है, इसका मेन फंक्शन है इज टू प्रोवाइड मूवमेंट टू बैक्टीरिया, ठीक है, ठीक है। बैक्टीरिया का मूवमेंट जो है कौन परफॉर्म करता है, हमारा फ्लैजेला। अब जो हमारे सीलिया है, दे एक्ट एज एन ओर। अब ये ओर क्या है भाई, ओर क्या है, जब आप किसी नाव में बैठते हैं, हाँ, तो नाव में जो इंसान नाव चला रहा होता है उसके हाथ में आपने एक डंडा लाइक स्ट्रक्चर दिया होगा जिसका बेस कैसा है, फ्लैट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, चप्पू, है ना। वो चप्पू से क्या करता है, या तो बाहर का लिक्विड पीछे फेंकता है, ये भी बोल सकते हैं आप, या तो नाव को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, राइट। तो इसका भी वही काम है, either push the surrounding लिक्विड बैक, या तो सराउंडिंग के लिक्विड को पीछे फेंकेगा, और पुश द बैक्टीरिया इन फ्रंट, ठीक है। या तो बैक्टीरिया को आगे जाने में हेल्प करेगा या तो सराउंडिंग के लिक्विड को ही क्या कर देगा, पीछे फेंक देगा, जिससे कि अल्टीमेटली बैक्टीरिया का आगे जाना बनता है। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब हम एक स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम एक स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। मान लीजिए कि ये मेरा हाथ क्या है, एक सीलिया है, मान लीजिए एक सीलिया है, ठीक है। अब मैं इस सीलिया को अगर यहाँ बीच से काटूं, अगर मैं इस सीलिया को यहाँ बीच से काटूं और आपको ऐसे करके दिखाऊं, तो वो वाला स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना रही हूँ, जरा आराम से देखिएगा। एक सर्कल बनाऊंगी मैं यहाँ पे, ये है मेरा एक सर्कल कम ओवल ज्यादा दिख रहा है पर कोई बात नहीं, ये है मेरा एक सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल में मैंने यहाँ पे कुछ डबलेट्स बनाने हैं। ये सब मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, ये सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ज्यादा दूर बन गया क्या दोस्त, 6 7 8 9, ठीक है। देखिए हमारा सीलिया एंड फ्लैजेला का जो कोर है, कोर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोनिम। क्या बोलते हैं भाई, एक्सोनिम बोलते हैं। सीलिया एंड फ्लैजेला का जो हमारा कोर है, कोर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एक्सोनिम। क्या बोलते हैं, एक्सोनिम। और इस एक्सोनिम में आपको 9 डबलेट्स देखने मिलते हैं एंड 2 सिंगलेट्स देखने मिलते हैं। क्या देखने मिलता है भाई, 9 डबलेट्स और 2 सिंगलेट्स। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो एक्सोनिमल स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं 9 + 2 एरे। क्या बोलते हैं भाई, 9 + 2 एरे बोलते हैं। अब डबलेट्स, डबल साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल होना चाहिए, एक और ये 2, है ना। अब यहाँ पे हम लोग बीच में बनाएंगे 2 सिंगलेट, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बीच में कितने होने चाहिए भाई, 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल होना चाहिए, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि बीच में जो सेंटर में जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो कैसे है भाई, सिंगलेट्स है। अब पहले मैं ना इस स्ट्रक्चर को पूरा बना लेती हूँ।
काम करो। देखो मेरे भाई, देखो आराम से देखो, है ना। ये मेरा अकेला क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये जो 9 डबलेट्स है ना, ये होते हैं कहां पे, पेरिफेरी पे। ये कहां होते हैं भाई, कहां होते हैं दोस्त, पेरिफेरी पे आपके होते हैं 9 डबलेट्स। और ये जो 2 सिंगलेट्स होते हैं कहां पे होते हैं, सेंटर पे, ठीक है। यानी माय चॉक ब्रोक, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां देखिए यार, आपके ये आपका पेरिफेरी है। पेरिफेरी पे क्या आपको 9 डबलेट्स देखने के लिए मिल रहा है। ये 1 2 1 2 1 2 1 2, ये वाले स्ट्रक्चर आपको कितने देखने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 डबलेट्स होते हैं आपके किसमें, कोर में, यानी कि एक्सोनिम में, फ्लैजिला और सीलिया के, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, डबलेट्स। क्या बोलते हैं, डबलेट्स। इसके बाद अगर आप सेंटर का स्ट्रक्चर देखें तो ये भी क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है, लेकिन ये सिंगली प्रेजेंट है। ये एक और एक करके प्रेजेंट है, यानी कि 2 सेंट्रल सिंगलेट्स प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, सिंगलेट्स। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जितने भी डबलेट्स हैं वो हमारे सिंगलेट से इस हब वाले स्ट्रक्चर से अटैच है विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक्स, ठीक है। आपने एक साइकिल देखी है, साइकिल में बीच में एक सेंटर होता है जहां पे सारे ऐसे वायर्स नहीं बोल सकते उनको, पतले पतले से वायर आकर अटैच रहते हैं, और उसको हम लोग रेडियल स्पोक्स बोलते हैं। सेम वैसा ही काम यहाँ पे है। हमारे सिंगलेट्स हमारे हब से जिस लाइन से अटैच है, जिस कनेक्शन से अटैच है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक्स। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 जो डबलेट्स है वो भी एक कनेक्शन से अटैच है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। क्या बोलते हैं भाई, इंटर डबलेट ब्रिज। अब मैं चाहती हूं कि आपको इंटर और इंट्रा का मतलब पता हो। आपने क्या इंटरनेशनल क्रिकेट कंपटीशन देखा है, इंटरनेशनल यानी 2 अलग अलग नेशंस आएंगे और साथ में compete करेंगे एक दूसरे के क्रिकेट के मैच में। लेकिन आपने क्या इंट्रा स्कूल कंपटीशन सुना है, इंट्रा स्कूल कंपटीशन यानी एक ही स्कूल है, उसमें ग्रुप्स बना दिए गए हैं क्रिकेट के लिए, और वो ग्रुप्स एक दूसरे से compete करेंगे। इसमें किसी भी दूसरे आपके स्कूल का एंगेजमेंट नहीं है, है ना। लेकिन अगर आप इंटर की बात करें, इंटर स्कूल कंपटीशन, तो वहां पे 2 या 2 से ज्यादा स्कूल्स भी आपकी आ सकती हैं। तो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर डबलेट ब्रिज। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब ये जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स है बीच में, जिनको हम लोग सिंगलेट्स बोल रहे हैं, इनके आजू बाजू आप ऐसा एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल शीथ। क्या बोलते हैं भाई, सेंट्रल शीथ। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो अंदर है उसको हम लोग प्लाज्मा बोल सकते हैं, है ना। प्लाज्मा जो मैट्रिक्स होगा इसके अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। एक और बार समझिए, बहुत आराम से समझिए। ये है हमारे फ्लैजिला और सीलिया का कोर। इसमें हमको 9 डबलेट्स और 2 सिंगलेट्स देखने मिलते हैं। 9 डबलेट्स की अगर हम बात करें तो वो देखने मिलते हैं पेरिफेरी पे, 2 सिंगलेट्स की अगर हम बात करें तो वो देखने मिलते हैं हमको सेंटर पे। अब ये 9 डबलेट्स, क्योंकि मैं डबलेट्स बोल रही हूँ तो यहाँ पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, है ना। 2 माइक्रोट्यूब्यूल के आपके 9 स्ट्रक्चर्स होंगे जो आपके पेरिफेरी पे अटैच होंगे। उसके बाद अगर मैं सिंगलेट्स की बात करूं तो बीच में सेंटर में आपके 2 सिंगलेट्स होंगे जिनको एक शीट कवर कर रही होगी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे होंगे, सेंट्रल शीट। अब ये जो डबलेट्स है ये शीट से अटैच है कनेक्शन से, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडियल स्पोक, जैसे कि हमको साइकिल में देखने के लिए मिलता है। अब ये जो है जो डबलेट्स है, जो 2 डबलेट्स हैं, ये दोनों भी एक दूसरे से एक ब्रिज से अटैच है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटर डबलेट ब्रिज। अगर यहाँ पे मैंने एक और चीज छोड़ दी है, जो मुझे यहाँ एक ब्रिज बनाना चाहिए। ये जो 2 सिंगलेट्स हैं ये दोनों भी एक ब्रिज से अटैच होते हैं, जिनको हम लोग सिंपली एक ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एक ब्रिज बोलते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आपको लास्ट स्लाइड समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। हमने इस चैप्टर के सबसे स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि सेंट्रियोल जो है वो हमारे एनिमल सेल, हमारे सारे ही एनिमल सेल में हमको देखने के लिए मिलता है। तो सेंट्रियोल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है।
सेंट्रियोल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये हमारा एक सेंट्रियोल, ये हमारा दूसरा सेंट्रियोल, और ये दोनों हमारे 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे के साथ प्लेस्ड रहते हैं, यानी परपेंडिकुलरली अरेंज्ड विद ईच अदर, ठीक है। तो ये चीज हमने याद रखनी सेंट्रियोल के बारे में। अगर हमने सेंट्रियोल में एक अमॉर्फस मैट्रिक्स ऐड कर दिया, अगर हमने सेंट्रियोल के आजू बाजू एक अमॉर्फस मैट्रिक्स ऐड कर दिया तो वो हमारा बन जाएगा सेंट्रोजोम। क्या बन जाएगा भाई? सेंट्रोजोम, ठीक है। सेंट्रियोल क्या बोला मैंने कि दो सेंट्रियोल होंगे, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलरली अरेंज होंगे, उनके आजू बाजू अगर आपने एक अमॉर्फस मैट्रिक्स लगा दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रोजोम। फटाफट से अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि हमारा जो सीलिया और फ्लैजिला है उसमें हम लोग को पेरिफेरी पे डबलेट्स देखने मिलते हैं, सेंटर पे हमको सिंगलेट्स देखने मिलता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स का यहाँ पे हमको देखने मिलते हैं ट्रिपलेट्स। चलिए, टाइम बताने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी पहले से बना लिया, ये स्लाइड मेरी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मुझे बीच में कुछ और चीजें बनानी है, जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं हब। सब मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बता रही हूँ, ये सब चीजें तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। देखिए, हमने जब आप पढ़ा था सीलिया एंड फ्लैजिला तो उसमें हमने पढ़ा था 9+2 एरे, राइट। 9+2 एरे, 9+2 एरे का मतलब ये है कि 9 डबलेट्स जो है वो आपके रहेंगे पेरिफेरी पे, और 2 सिंगलेट्स जो है वो आपके रहेंगे सेंटर पे। यहाँ हम लोग लिखते हैं 9+0 एरे, यानी कि 9 ट्रिपलेट्स आपके पेरिफेरी पे जिनको हम लोग फिब्रिल्स पे बोलते हैं, और 0 यानी सेंटर पे कोई भी आपका माइक्रोट्यूब्यूल नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग वहां पे लिखते हैं 0। तो ये है मेरे क्या? पेरिफेरल ट्यूब्यूल। क्या है भाई? सॉरी, ट्यूब्यूल क्यों बोल रही हूँ मैं? फिब्रिल्स। क्या है? पेरिफेरल फिब्रिल्स। ये है मेरे पेरिफेरल फिब्रिल्स। अब ये पेरिफेरल फिब्रिल्स जो एक दूसरे से जो चीज इन लोगों को अटैच करे उसको हम लोग बोलेंगे रेडियल स्पोक्स। क्या बोलेंगे भाई? रेडियल स्पोक्स। और ये जो बीच का स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलते हैं हब। हब के बारे में एक खास बात आप जरूर लिखिएगा कि ये क्या है? बहुत ही प्रोटीनिशियस सेंटर है, ठीक है। क्या है भाई? ये बहुत ही ज्यादा प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ मैं एक और बात आपको बता दूं इस चीज सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम्स के बारे में कि इट लुक्स लाइक कार्टव्हील स्ट्रक्चर। यानी कि आपने कभी रथ देखा है तो रथ का पहिया जैसा दिखता है ना, ये कुछ कुछ दिखने में वैसा ही लगता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये कैसा स्ट्रक्चर है? आपका कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर है, ओके। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, पहले ये लिख लीजिए। चलिए, आई होप आपको लास्ट लाइक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के सबसे आखिरी टॉपिक के ऊपर और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, देखिए, जैसे मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था कि हम सेल को अपनी बॉडी से अगर कंपेयर करें तो न्यूक्लियस जो है वो एक सेल का ब्रेन है। जैसे हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस हमारे ब्रेन रेगुलेट करता है ना, वैसे ही एक सेल की बॉडी के सारे फंक्शंस हमारे कौन रेगुलेट करते हैं? न्यूक्लियस। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। क्या बोल सकते हैं भाई? ब्रेन ऑफ सेल्स। क्यों ब्रेन ऑफ सेल्स क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है क्रोमैटिन। क्या होता है भाई? इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या है? क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन जो है वो 4 चीजों से मिलकर बना हुआ था। पहले तो डीएनए, दूसरा कुछ हिस्टोन्स जो कि क्या है? हमारे बेसिक प्रोटीन्स है, आरएनए एंड नॉन हिस्टोन्स, ठीक है। अब ये जो है आपके जो हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन है ये है प्रोटीन्स, ठीक है। और ये जो आपके डीएनए और आरएनए है ये है जेनेटिक मटेरियल। कुछ आपके ऑर्गेनिजम्स में आपका डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में आपका आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन। प्रोटीन में कौन आएंगे? आपके हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन्स। न्यूक्लियो में कौन आएंगे? आपके जेनेटिक मटेरियल जो कि कौन है? आपके डीएनए और आरएनए। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हम लोग एक और डायग्राम बनाएंगे फिर से। आज हमको मैक्सिमम काम डायग्राम का ही है और डायग्राम से सबसे अच्छा समझता भी है ना। ये मैंने बनाया भाई एक न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या बनाया मैंने? न्यूक्लियस। तो ये है मेरा आउटर
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है मेरा? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर है मेरा इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब मैंने आपको हमेशा हमेशा बताया, माइटोकॉन्ड्रिया में बताया, क्लोरोप्लास्ट में बताया कि अगर दो मेम्ब्रेन है तो दो मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को आप हमेशा इंटर न्यूक्लियर स्पेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? इंटर न्यूक्लियर स्पेस। इन केस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आप इंटर न्यूक्लियर स्पेस बोल सकते हैं, वरना बाकी सब में अगर आपको एक कॉमन नाम देना है तो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस या फिर इंटर स्पेस आप बोल सकते हैं। ठीक है। अब ये इंटर न्यूक्लियर स्पेस की एक खास बात है कि ये होता है आपका 10 से 50 नैनोमीटर का। कितना होता है भाई? 10 से 50 नैनोमीटर का। एक और चीज याद रखिए कि न्यूक्लियस जो है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? एक डेड न्यूक्लियस को फाइंड आउट किया था। ये शायद हमने पढ़ा भी है सबसे पहले लेक्चर में, जब आपको मैं साइंटिस्ट कॉर्नर बता रही थी। साइंटिस्ट कॉर्नर में मैंने आपको काफी सारे साइंटिस्ट के नाम में बताया था, जिसमें हमारे रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने एक डेड न्यूक्लियस फाइंड किया था। किसके? हमारे पेड़ के बार्क से। चलिए वो तो खैर होता रहेगा। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं भाई? न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर कब बनता है? जब देखिए यहाँ पे आपकी ये ऊपर की मेम्ब्रेन यानी आउटर मेम्ब्रेन और ये अंदर की मेम्ब्रेन यानी इनर मेम्ब्रेन, जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो उनके बीच में एक स्पेस बन जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। ये अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। ठीक है। यानी कि हम ये जो हमारे न्यूक्लियर पोर है इसमें से प्रोटीन और आरएनए आना जाना आराम से कर सकते हैं। उनके जैसे मान लीजिए कि ये, इसको आप एक गेट समझिए। गेट का ये छोटा सा ये आपका पूरा वॉल है, ये छोटा सा दरवाजा है। इस दरवाजे से हमारे प्रोटीन और हमारे आरएनए क्या कर सकते हैं? अंदर बाहर मूव कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पे बनाई गई है। अब इसके अंदर मैं कुछ और स्ट्रक्चर बनाऊंगी। ये हमारा क्रोमैटिन। ठीक है। क्रोमैटिन किससे बना है मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, क्रोमैटिन के बाद आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। अब देखिए, जनरली आपके न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियोलस मिलता है आपको, लेकिन कई सारे न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जिनमें आपको एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस मिल सकता है। आपको एक चीज याद रखनी है कि न्यूक्लियोलस इज नॉन मेम्ब्रेनस। पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, दिस इज आरएनए फैक्ट्री, यानी यहाँ पे आपके आरएनए का क्या होता है? सिंथेसिस आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए, ये जो क्रोमैटिन है, ये कब का फेज है? जब आपका जो सेल है, सेल कोई भी डिवीजन नहीं कर रहा है। जब हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगी कि एक सेल की पूरी साइकिल होती है जिसमें 1 से 2 सेल बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अगर मियोसिस होता है तो 1 से 4 आपको डॉटर सेल्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली बता देती हूँ कि अगर हम माइटोसिस की बात करें, ध्यान दीजिए, अगर मैं माइटोसिस की बात करूं तो एक सेल जो है, एक सेल माइटोसिस करके 2 डॉटर सेल्स को क्या देता है? जन्म देता है। क्या करता है भाई? एक हमारा जो सेल है वो माइटोसिस करके 2 डॉटर सेल को जन्म क्या करता है? देता है। इस वजह से अभी देखिए, आपके जब आपके जो भी पापा मम्मी होंगे या फिर आपके घर में जो भी बड़े लोग होंगे, उनमें सबसे पहले अगर आपके घर में कोई दादा दादी हैं तो वो लोग क्या करते हैं? जमीन का बंटवारा जनरली सबके घर में हो रहा होता है ना। तो जमीन का बंटवारा वाले कौन है? ये हमारे दादाजी। दादाजी क्या करते हैं? जमीन का बराबर बंटवारा करते हैं। तो दादाजी सोचते हैं कि यार देखो, अगर मेरे 2 बेटे हैं ना तो दोनों में बराबर का क्या जाना चाहिए? हिस्सा जाना चाहिए। अगर मेरे 2 बेटे हैं तो दोनों में बराबर का हिस्सा जाना चाहिए। उसमें अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये है मेरा पेरेंट सेल, पेरेंट सेल, और ये है मेरे कौन? डॉटर सेल। तो क्या होता है ना कि सेल साइकिल में आपके जो पेरेंट सेल है वो सारी चीजें अपनी डबल कर देती है। यानी कि अगर उनको पता है कि मैंने दो डॉटर सेल बनाने हैं तो मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होना चाहिए? डबल होना चाहिए। जितने भी नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वो कैसा होना चाहिए? डबल होना चाहिए। मेरा क्लोरोप्लास्ट भी डबल हो जाना चाहिए। हर चीज मेरी क्या हो जानी चाहिए? डबल हो जानी चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखिए कि आपका जो पेरेंट सेल है, गलती से अगर उसने एक माइटोकॉन्ड्रिया इसको ज्यादा इसको कम दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
गलती से क्लोरोप्लास्ट इसको ज्यादा इसको कम दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती से अगर थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल इसको ज्यादा और इसको कम दे दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत क्या है, बड़ी प्रॉब्लम है। तो मान लीजिए मैंने आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिया और मैंने बोला कि इसको तोड़ के इन दोनों में दो, दे पाओगे? बराबर दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। इसीलिए इस क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बाय फर्दर कंडेंसेशन। फर्दर कंडेंसेशन करके एक क्रोमोसोम बना देगा। क्रोमोसोम को डिवाइड करना दो डॉटर सेल्स में बड़ा ही इजी काम हो जाता है। तो अगर किसी सेल में क्रोमैटिन है, अगर किसी सेल के न्यूक्लियस में क्रोमैटिन है, तो क्या बोल सकते हैं कि वो सेल जो है अभी उसको डिवाइड नहीं करना है, अभी उसको अपने जेनेटिक मटेरियल को आधा आधा नहीं बांटना है। लेकिन अगर किसी सेल में आपको क्रोमोसोम दिख गया तो आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई ये जो सेल है ये डिवीजन करने वाला है और ये दो डॉटर सेल्स बनाने वाला है, जिसकी वजह से इसको एक कंडेंस मटेरियल बनाना पड़ा ताकि आराम से हाफ हाफ डिवीजन हो जाए। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं भाई? क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम है ना, इसमें आप देखोगे ऐसे दो हाथ है, ये एक हाथ और ये दो हाथ। तो इस एक हाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिड है। एन और डी का फर्क है। क्रोमैटिन यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो कि बहुत ज्यादा कंडेंस नहीं हुआ है। क्रोमैटिड यानी क्रोमोसोम का एक हाथ, एक साइड ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड बोलते हैं। अब यहाँ पे ना मेरे पास लिखने के लिए जगह नहीं है, मैं फटाफट इसको मिटाती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है एवरीबॉडी, एक प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा फोन अचानक ऑफ हो गया था, लेकिन मुझे पता नहीं चला। मैंने यहाँ पे सारी चीजें बता दी हैं। अब क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सारी चीजें लिखी हुई हैं तो मैं आपको फटाफट इसकी समरी और यहाँ क्या क्या चीजें लिखी हुई है मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम दो टाइप का हो सकता है। ये आपके पहला टाइप ऑफ क्रोमोसोम, या आपका दूसरा टाइप ऑफ क्रोमोसोम। आप बोलेंगे कि यार इसको तो आपने क्रोमैटिड बोला, फिर इसको आप क्रोमोसोम कैसे बोल रहे हैं? अगर एक क्रोमोसोम ऐसा है तो उसके इस आर्म को हम लोग क्रोमैटिड बोलेंगे, दूसरे आर्म को हम लोग दूसरा क्रोमैटिड बोलेंगे। एक और चीज यहाँ ध्यान रखिए कि आपका एक क्रोमैटिड में आपका ऊपर वाला होता है पी आर्म और नीचे वाला होता है क्यू आर्म। आपने फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन हमको किसकी वजह से देखने के लिए मिलता है? सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर से। सेंट्रोमियर इज द गोल स्ट्रक्चर, ठीक है, और काइनेटोकोर क्या है? डिस्क शेप स्ट्रक्चर जहां पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होता है आपका। यहाँ लिखा हुआ है सारी चीजें, ठीक है। अब हम यहाँ जाते हैं, ये इस स्ट्रक्चर को भी हम क्रोमोसोम ही बोलेंगे। क्यों बनाया मैंने आपको आराम से बताऊंगी। कुछ आपके वेरी फ्यू क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक सेकेंडरी आपका रिस्ट्रिक्शन होता है, जिसको हम लोग, जिसकी वजह से यहाँ ऊपर एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि काफी छोटा होता है। दूसरा, क्योंकि ये बहुत छोटा है तो हम इसको आराम से स्टेन नहीं कर पाते, ये नॉन स्टेनिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला? पहला ये आपका रिस्ट्रिक्शन आपके सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर की वजह से। दूसरा रिस्ट्रिक्शन यानी कि सेकेंडरी रिस्ट्रिक्शन की वजह से आपका ऊपर एक छोटा सा गोल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। इसकी खास बात क्या है कि इतना छोटा होता है कि ये आराम से स्टेन नहीं हो पाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज वेरी स्मॉल एंड नॉन स्टेनिंग। ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको चार तरह के क्रोमोसोम्स बताए हैं। पहला है हमारा मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा एक्रोसेंट्रिक और चौथा टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर एकदम बीच में होता है, यानी कि पी आर्म जो है वो क्यू आर्म के बिल्कुल बराबर होता है। सब मेटासेंट्रिक की अगर मैं बात करूं तो सेंटर से थोड़ा शिफ्ट हो जाता है हमारा सेंट्रोमियर और पी आर्म हमारे क्यू आर्म से थोड़ा छोटा हो जाता है। अगर मैं एक्रोसेंट्रिक की बात करूं तो हमारा जो सेंट्रोमियर है वो नियर टू एंड पहुंच जाता है, एंड पे नहीं, नियर टू एंड, ठीक है। तो हमारा पी आर्म हमारे क्यू आर्म से बहुत छोटा हो जाता है। और टीलोसेंट्रिक की अगर मैं बात करूं तो हमारा सेंट्रोमियर एकदम एंड पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से एक आर्म हमारा बिल्कुल गायब हो जाता है, सिर्फ एक आर्म बचता है। यहाँ मैंने कुछ चीजें लिखाई नहीं है, कुछ चीजें वर्बली बताई हैं, तो आई होप आप उसको लिख लेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर की शूटिंग जल्दी स्टार्ट करूंगी। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट एंड आगे लेक्चर्स आपको कंटिन्यूअसली और रेगुलरली आपको देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू सो मच।